Hello everyone, welcome back to Ontogenesis Automation Unfolding Technology। Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ योर सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग हम लोग सीख रहे हैं फॉर आवर अपकमिंग एपीडीसीएल एग्जाम, इज नॉट इट? तो उसमें सी प्रोग्रामिंग है या फिर बेसिक कंप्यूटर के हिसाब से भी आपको सी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहिए। तो सी लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है कंप्यूटर के दुनिया में। और ये लैंग्वेज जो है वो आया था आपके 1972 में, जिसको डेवलप किया था, डिजाइन किया था डेनिस रिची ने। डेनिस रिची, ये नाम याद रहे। डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप किया था। उससे पहले बहुत सारे और लैंग्वेज यूज होते थे। जैसे फोर्ट्रान जो है, फोर्ट्रान मेनली यूज होता था इंजीनियरिंग या फिर साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। और आपका कोबोल जो है वो यूज होता था आपके कमर्शियल एप्लीकेशंस में, कोबोल यूज होता था। ये सारी लैंग्वेजों की दिक्कतें कम करके जो लैंग्वेज सामने आया वो था हमारा सी। और सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज था। हमको अभी पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है या लो लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो इंसानों को समझने में आसानी होती है, लेकिन मशीन के लिए दिक्कत हो जाती है उसको कन्वर्ट करने। तो सी एक मिड लेवल लैंग्वेज है। हमने ये देखा था कि सी बाइनरी में काम कर, सी नहीं, कोई भी मशीन जो है वो बाइनरी में काम करता है, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे होते हैं और वो वोल्टेज लेवल पे, लो वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज पे काम करता है। और हमने ये देखा था कि सी लैंग्वेज का जो करेक्टर लिस्ट है ना, सी लैंग्वेज का, उस पे हमने देखा था कि करेक्टर सेट में अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं। और इन सारे करेक्टर सेट को यूज करके हम लोग अलग अलग क्या बनाते हैं, अलग अलग इन सारे करेक्टर्स को यूज करके हम लोग अलग अलग कांस्टेंट या वेरिएबल या फिर कीवर्ड्स बनाते हैं। और फिर उन कीवर्ड्स की मदद से, कांस्टेंट और वेरिएबल की मदद से क्या बनता है, इंस्ट्रक्शन बनता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक जगह पे कोई मीनिंगफुल काम के लिए जब लिखा जाता है उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम लोग देखते हैं कि टाइप्स, ये कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स ये क्या चीज है। ठीक है, आज का वीडियो का मुद्दा रहेगा कि कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स, उसको समझते हैं। ठीक है, तो सी कैरेक्टर सेट में हमने बहुत सारे सिंबल्स और ऑपरेटर्स देखे थे, जिसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे जो प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट डाउन करनी थी, मतलब प्लस तो प्लस ही है, कोई भी समझ जाएगा, प्लस है ना। माइनस भी समझ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कैसे दिखाते हैं, स्टार से मल्टीप्लीकेशन दिखाते हैं। और डिवीजन जो है वो स्लैश, उसको स्लैश कहा जाता है। और परसेंटेज का मतलब होता है मॉड्यूलस, है ना। परसेंटेज का नाम होता है मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस क्या दिखाता है हमको, हमको देता है रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। रिमाइंडर अगर निकालना है तो हम लोग मॉड्यूलस सिंबल यूज करते हैं। फिर हमने कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे थे। असाइनमेंट मतलब सिंपल असाइनमेंट। अगर आप किसी चीज के बीच में इक्वल लिखते हो तो सिंपल असाइनमेंट समझेगा कि x इक्वल टू 5 और so, isn't it, x equal to y or something. So this kind of assignment is simple assignment. Plus इक्वल मतलब ऐड एंड असाइन, माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, स्टार इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड असाइन, स्लैश एंड इक्वल टू डिवाइड एंड असाइन, परसेंटेज एंड इक्वल टू मॉड्यूलस एंड असाइन। ये सारे असाइनमेंट होते हैं कि इससे प्लस होता रहेगा, माइनस होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, इस तरह से।
फिर हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें हमने बोला था इक्वल टू, अगर मुझको बताना है कि x इक्वल टू वाई, तो हम सी में ऐसे नहीं लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा असाइनमेंट है ना। और x का अगर वैल्यू लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा क्या, x लेके इक्वल टू बोलने से मुझको बताना है कि डबल इक्वल है ना, कंपेयर कर रहे हैं कि अगर x इक्वल टू वाई होता है इस टाइप से, अगर इफ कंपेयर, तो कंपेयर करते टाइम हम लोग सिंगल देंगे तो फिर ये असाइनमेंट समझाया जाएगा, इसलिए हमको डबल देना है, इक्वल इक्वल समझ, अगर इक्वल होता है तो चलो। और बाकी तो सेम है, नॉट इक्वल टू के बाहर में बाकी सारा आप लोगों को बढ़िया से पता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारा आपको पता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में डबल एंड फिर देते हैं, डबल एंड देते हैं लॉजिकल एंड समझाने के लिए, सिर्फ एंड से एक्स एंड वाई अगर मैं बोलूँ तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे सी में, एक्स एंड वाई अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो ये होगा एक्स एंड वाई, इफ दिस एंड दिस, उस टाइप से लॉजिक जब लगाएंगे तो। लॉजिकल नॉट एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, और पैरेलल लाइन दो होने से ये लॉजिकल और समझा जाता है, ये होता है सी का ऑपरेटर लिस्ट है ना। और फिर कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स देखे थे, जिसमें लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सारी बातें आप लोग देख रहे हैं, ये सारे याद होने चाहिए। इंक्रीमेंट दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल प्लस या फिर प्लस वन, सो इंक्रीमेंट बाई वन और डिक्रीमेंट बाई वन, ये सारी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। आज का वीडियो जो शुरू होने वाला है, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे हमारे वर्ड्स होते हैं, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है सी में। ये आज का होगा लेक्चर 2 है ना, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेक्चर 2। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या, एक होता है कॉन्स्टेंट्स, और क्या होता है, एक होता है हमारा वेरिएबल्स, और एक होता है कीवर्ड्स। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और तीनों पे सिंटेक्स समझना पड़ेगा, किस टाइप से लिखा जाता है, क्या क्या टाइप है इनका, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग एरर फ्री प्रोग्राम लिख सके। तो आप कुछ भी लिखने से सी को समझ में नहीं आएगा, है ना, उसको सी प्रोग्राम को या फिर सी कंपाइलर बोलते हैं। सी कंपाइलर को समझने के लिए आपको कुछ तरीके से बनाने पड़ेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड। सबसे पहले तो आते हैं कांस्टेंट। आप लोग बताओ मेरे को, व्हाट इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलने से क्या समझ में आता है। नाम कांस्टेंट है, इसका मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है ना। ए कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी, ए कांस्टेंट is a quantity that does not change, जो चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है ना। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो सारे चीजें होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, है ना, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। वेरिएबल कैन बी a name of something, x y z, anything, is that it? तो जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल which cannot change,
वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा, है ना। सॉरी, इट चेंजेस, क्या लिखा, वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो चेंज होता रहेगा, व्हिच चेंजेस। अब पकड़ लो, ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, कहाँ पे डिफाइन करेंगे, सी कंपाइलर को हम लोग बताएंगे कि क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल। पकड़ लो, मैं लिखना चाहता हूँ, एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, 3x+2y इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो, 3 ये कभी चेंज होगा, 3 तो 3 रहेगा भाई। 2 ये भी चेंज नहीं हो सकता है, 2 इज 2। ये दोनों हमारे कांस्टेंट हो गए। लेकिन x, एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता है, वाई का कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। जो भी डिफाइंड सेट रहेगा मेरा, उस डिफाइंड सेट से कोई भी वैल्यू में इसमें एक्स एंड वाई को दे सकता हूँ। तो एक्स एंड वाई हो जाएंगे हमारे वेरिएबल, एंड 3 और 2 हो जाएंगे कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल की बातें हम करते हैं सी में, ये तो हम मैथमेटिक्स अरिथमेटिक में भी देखते हैं, यहाँ ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। तो ये समझाने के लिए क्या होता है ना, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम में सबसे पहले ये सारी बातें डिफाइन कर देनी चाहिए कि कौन कौन सा पैरामीटर जो है ले रहे हैं, वो कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। वो हमको सबसे पहले प्रोग्राम लिखने का शुरुआत में ही डिफाइन करना पड़ता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। नहीं तो सी को पता कैसे चलेगा, आप वही सेम एक्स को आप कभी कांस्टेंट की तरह यूज कर सकते हो, कभी वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हो, है ना। तो कांस्टेंट अगर मैं ले रहा हूं तो उसका डिफाइन करना जरूरी है, और वेरिएबल को भी डिफाइन करना जरूरी है। जब हम कोई भी चीज क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट या वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सी कंपाइलर जो है ना, उसको इस तरीके का एक मेमोरी सेट समझ, सी कंपाइलर को एक मेमोरी सेट पकड़ लो, इसमें बहुत सारे रूम है, बहुत सारे ब्लॉक्स है। तो इस तरीके से हम सी कंपाइलर को अगर देखेंगे, ये मेरा मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। ये पकड़ लो एक होटल है, और उसमें बहुत सारे घर है। तो अगर 16 बिट है, 8 बिट है, मैं पकड़ लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7, तो ये 8 बिट रजिस्टर हो गए। अब जब मैं सी में कोई भी चीज डिफाइन करता हूँ ना कि एक्स बोल के मैंने एक ये डिफाइन किया, वेरिएबल डिफाइन किया, तो सी क्या करेगी, यहाँ से एक लोकेशन पे एक्स को एक्स नाम पे ये वाला बुकिंग करके रख देगी। ये घर भाई एक्स का है, इसका है, एक्स का घर है। जब मैं बोलूंगा 3, मैंने कोई भी किसी तरीके से कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, i = 3, सो वो एक घर रिजर्व कर देगी 3 के लिए, ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर दिया 3 के लिए। तो ये 3 चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन एक्स के रूम पे ना कोई भी आ जा सकता है, ये बदलता रहेगा, इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन इस मेमोरी लोकेशन पे 3 बैठा हुआ है, ये और कुछ लेगा नहीं। यही होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस। ये हम लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे तो और बढ़िया से समझ जाएंगे किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब आता हूं आपके एग्जाम के हिसाब से जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, कि सी पे जो कांस्टेंट होते हैं ना, 2 टाइप के सी कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल तो समझ गए। अब मैं बता रहा हूँ कि सी के कांस्टेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के सी कांस्टेंट्स होते हैं, क्या क्या, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी, एक को हम बोलेंगे प्राइमरी, और एक को बोलेंगे सेकेंडरी कांस्टेंट। तो प्राइमरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या होते हैं,
एक होता है आपका इंटीजर। सबको पता है इंटीजर क्या है। तो प्राइमरी कांस्टेंट में आते हैं इंटीजर कांस्टेंट। और क्या हो सकते हैं भाई, कांस्टेंट है तो रियल नंबर भी तो होंगे, तो रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। और क्या हो सकते हैं, और करेक्टर हो सकता है, करेक्टर कांस्टेंट। तो ये तीन टाइप के ना प्राइमरी कांस्टेंट कहते हैं, इन तीन टाइप को। इंटीजर, इंटीजर मतलब कोई भी वैल्यू दे सकता है, वो 1 2 3 4 है, तो पॉजिटिव निगेटिव -1 -2 -3, ये सारे जो है वो सारे इंटीजर्स होते हैं। रियल मतलब फ्लोट वैल्यूज भी बोलते हैं, रियल मतलब फ्लोट वैल्यूज, फ्लोटिंग वैल्यूज मतलब जिसमें डेसिमल नंबर होंगे। इंटीजर में डेसिमल का पार्ट नहीं है ना, 1 2 3 ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। और जो रियल नंबर होंगे उस पर डेसिमल रहेंगे, जैसे 1.25। अगर 1.25 को मैं इंटीजर लिख देता तो इस पे 1 ही लेता हूँ, ठीक है, फ्लोटिंग पार्ट को कंसीडर नहीं करता, फिर डेसिमल के बाद वाला पार्ट रियल में आएगा। तो आपका अगर नंबर इस टाइप से आना है कि आपका नंबर डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं वो चाहिए आपको, तो आपको कांस्टेंट जो लेना है या फिर वेरिएबल जो डिफाइन करना है वो आपको रियल वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, फ्लोटिंग नहीं, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट जो होंगे ना, वो 1 2 3 ये सारे इंटीजर कांस्टेंट होंगे, 1.25 ये मेरे रियल कांस्टेंट होंगे, करेक्टर कांस्टेंट ABCD ये सारे। अब आते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट्स में। सेकेंडरी कांस्टेंट्स वो होते हैं जैसे हमारे एरे। एरे क्या है, सेकेंडरी कांस्टेंट है। पॉइंटर, पॉइंटर सेकेंडरी कांस्टेंट। स्ट्रक्चर सेकेंडरी कांस्टेंट। यूनियन, एनाम, ये सारे सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। ये सब हम लोग प्रोग्रामिंग जब लिखेंगे तो बहुत काम में आते हैं। एरे मतलब एक लाइन में अगर आप कर देते हो तो वो सारी चीजें आप लाइन से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो पॉइंटर यूज करते हैं, तो बाद में देखेंगे। बट जो बेसिक चीजें है वो मैं बता रहा हूँ अभी। सी कांस्टेंट जो होते हैं, सी कांस्टेंट दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम ये सारी चीजें आ जाती है सेकेंडरी कांस्टेंट में। एम आई क्लियर एवरीवन? तो अगर कांस्टेंट समझ गए हैं तो कांस्टेंट को बनाने का भी कुछ रूल्स होते हैं। हर एक चीज का रूल है, क्योंकि मशीन आइडेंटिफाई करने वाला है, थोड़ा बहुत गलती करके काम नहीं पकड़ सकते कि भाई हमसे गलती हो गई, वो मशीन समझेगा ही नहीं, वो एरर दिखा देगा, है ना। तो इंटीजर को लिखने का क्या रूल है, सॉरी कांस्टेंट को लिखने का रूल्स, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट को लिखने का क्या क्या रूल है। नंबर वन, an integer constant must have at least one digit, must have at least one digit। डेफिनेटली भाई एक डिजिट तो रहना ही चाहिए। इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट। क्या नहीं होना चाहिए इसमें, मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट।
और क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं। इट कुड बी पॉजिटिव और निगेटिव। देखो आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, आपको वहां पे बैठ के बड़ा बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखना है, लेकिन छोटे प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एरर को, उसमें क्या एरर है। और एरर तभी आपको पता चलेगा जब आप रूल्स जानोगे, है ना, रूल्स जानेंगे तभी हम एरर आइडेंटिफाई कर पाएंगे सिंटेक्स जानेंगे तो इट कुड बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो निगेटिव वैल्यूज हो सकते हैं इंटीजर में। एंड अगर कोई साइन दिया नहीं होता है, इफ नो साइन, इफ नो साइन इज given, then क्या होगा, इट इज assumed to be पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। अब मैं जब 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे +2 थोड़े ना लिखता हूँ, लेकिन -2 होने से -2 लिखता हूँ, है ना। तो अगर साइन नहीं दिया है तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। और फिर ये इंपॉर्टेंट वाला रूल होगा कि नो कॉमास, नो कॉमास और ब्लैंक्स, हम लोग स्पेस नहीं दे सकते हैं बीच में, ब्लैंक्स आर अलाउड। जब कभी हम लोग कोई इंटीजर को इवेंट कर रहे हैं तो उसमें ना तो कोमा या फिर ये नहीं कर सकते, और कोई स्पेस भी नहीं छोड़ सकते, है ना। अलाउड विद इन एन इंटीजर, विद इन एन इंटीजर। सो लास्ट रूल ये कहता है हमारा कि जो अलाउबल रेंज है, अलाउएबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंटीजर कांस्टेंट इज, कहां तक होता है, -32,768 टू +32,767। दिस इज द अलाउबल रेंज। यहाँ इससे बाहर आप कोई नंबर नहीं ले सकते हो, माइनस 32,768, 768 से 767, है ना। तो ये था हमारा रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर। ये इसलिए होता है ना कि ये जो रेंज हम पकड़ते हैं, ये इसलिए हम लोग इस रेंज को पकड़ते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर्स जो माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं, 16 बिट कंप्यूटर्स हम लोग पकड़ रहे हैं। और 16 बिट के लिए आपका क्या हो रहा है, इस रेंज से बाहर डाटा नहीं ले सकते हैं 16 बिट। सो पकड़ लो, हमको अगर कोई एग्जांपल कोई पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या है इंटीजर, तो मैं अगर इसको इंटीजर 4 to 7 तो लिख सकता हूँ। मैं अगर ये लिखूं कि +4 to 7, तो दोनों सेम है बातें,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि -4 to 7, ओके, इट इज ऑल्सो ओके। मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख सकता हूँ, लेकिन वो नंबर इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, अगर आपका 16 बिट कंप्यूटर है तो। और 16 बिट, 16 बिट प्रोसेसर, ठीक है। अगर मेरा 32 बिट है ना, तो ये रेंज और बढ़ जाएगा, 32 बिट के लिए और ज्यादा है। चलो ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट, कांस्टेंट समझ में आ गया, कांस्टेंट का रूल समझ में आ गया। भाई कांस्टेंट क्या होता है कि जो वैल्यू चेंज नहीं, अब मैंने अगर लिख दिया कि 4 to 7, इसका मतलब 4 to 7 है, वो चेंज नहीं हो सकता है। और उसको लिखने का तरीका हमने समझ गया कि बीच में कुछ कॉमा वगैरह नहीं देना है भाई, और कोई खाली स्पेस भी नहीं रखना है। इसका रेंज इतना होना चाहिए और कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। दिस इज द रूल। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज रूल्स फॉर योर रियल कांस्टेंट। क्या है? रूल्स फॉर रियल कांस्टेंट। रियल मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज, तो रियल वैल्यूज होते हैं। तो रियल वैल्यूज में भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? रियल वैल्यूज में भी एटलीस्ट एक नंबर तो होना ही चाहिए, है ना। ए रियल कांस्टेंट हैव मस्ट हैव एटलीस्ट एटलीस्ट वन डिजिट। एक डिजिट तो होना ही होना है, नहीं तो कैसे पता चलेगा? दूसरा है कि इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट। तो एक डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। और क्या है? ये भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, बोथ। और क्या है कि डिफॉल्ट साइन कि अगर कोई साइन दिया नहीं है तो हम क्या पकड़ेंगे? पॉजिटिव पकड़ेंगे कि निगेटिव पकड़ेंगे? डिफॉल्ट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसमें भी क्या है ना कि हम लोग कुछ कॉमा और ब्लैंक्स नॉट अलाउड। एम आई क्लियर? तो जैसे कि मैं अगर क्या लिखा था एग्जांपल में 4 to 7, तो फ्लोटिंग अगर होगा, फ्लोटिंग वैल्यूज, रियल वैल्यूज, तो मैं लिखूंगा 4 to 7.56, कुछ भी हो, लेकिन एक डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है और मैं बोल रहा हूँ ये रियल कांस्टेंट है, तो वो रियल कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। सी कंपाइलर उसको इंटीजर की तरह ट्रीट करेगी। सो अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि 4 to 7 ही लिखना है और मैं बोल रहा हूँ कि रियल कांस्टेंट है, तो एटलीस्ट डेसिमल के बाद 0 देना। समझ क्लियर? बाकी सारी चीजें एक ही बात है, लेकिन -4 to 7 लिख सकता हूँ। तो पॉइंट कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो .0। समझ में आ गया सबको? रियल कांस्टेंट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब e⁻⁴ लिखते हैं ना, एक्सपोनेंशियल। अगर आपका फ्लोटिंग वैल्यू जो है, वो वैल्यू अगर बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, कांस्टेंट जो है, इफ द वैल्यू ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ
the constant is either too small or too large, then we use exponential form. ठीक है, exponential form लिख देता हूँ, exponential form of real constant. समझ में आया सबको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट कब यूज कर सकते हैं? जब जो वैल्यू है कांस्टेंट का वो बहुत छोटा है या फिर बहुत बड़ा है। एम आई क्लियर? जैसे कि अगर लो मैं लिखना चाहता हूँ कि 3.2 प्लस 3.2 ये फ्लोटिंग नंबर हो गए, रियल नंबर, और e टू द पावर ऑफ माइनस, है ना? या फिर मैं लिखूँ 4.1 e टू द पावर ऑफ 8। सो ये होते हैं आपके, क्या कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं मेंटिसा, 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 और दूसरा पार्ट होता है एक्सपोनेंशियल। तो एक पार्ट हो गया हमारा मेंटिसा और दूसरे पार्ट को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल पार्ट। और ये जो मेंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट होते हैं उनके बीच पे क्या लगाते हैं हम लोग? एक छोटा सा ये, है ना भाई? समझ में आया सबको? So this is the exponential part and this is the Mantissa part. Exponential, Mantissa. और दोनों ही क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो या फिर Mantissa पार्ट हो, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। आप प्लस साइन दोगे तो भी पॉजिटिव पकड़ा जाएगा, नहीं दोगे तो भी पॉजिटिव ही पकड़ा जाएगा। माइनस होने से माइनस देना जरूरी है, अदरवाइज डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। तो दो तरीके के कांस्टेंट हो गए, तीसरा तरीके का कांस्टेंट क्या था? What is the third type of constant? The third type of constant is your character constant. तो उसके रूल्स भी देख लेते हैं। रूल्स फॉर constructing character constant। तो ये सब कांस्टेंट हमको ना जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहले इनको डिफाइन करना पड़ता है, और डिफाइन करने का तरीका समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या डिफाइन कर सकता है। तो एक चीज यहाँ पे छूट गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो रेंज होगा अपने रियल नंबर्स का, वो रियल नंबर्स का रेंज कितना तक हो जाएगा? 3.4 e टू द पावर ऑफ 30। ऐसे कि पावर नहीं है, इसको सेपरेट किया जाता है, पावर लिखता हूं। जैसे इसको इस तरीके से e -5, e 8, ठीक है, e से सेपरेट हो रहा है सी कंपाइलर में। तो 3 -3.4 e
38 माइनस 3.4 ई 38 से लेकर प्लस 3.4 ई 38 तक, ये होता है इसका रेंज। ठीक है, इसका रेंज फ्लोट या फिर रियल कांस्टेंट का जो रेंज होता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो होता है -3.4 E38 से लेके +3.4 E38 तक। चलो अब देखते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर कांस्टेंट। तो करेक्टर कांस्टेंट लिखने का क्या तरीका है कि आपको कोई करेक्टर देना है ए बी सी डी। ये एक सिंगल अल्फाबेट हो सकता है, सिंगल डिजिट हो सकता है, और सिंगल स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। ठीक है, ए करेक्टर कांस्टेंट मे बी करेक्टर कांस्टेंट मे बी ए सिंगल कैरेक्टर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर, सिंगल अल्फाबेट सिंगल अल्फाबेट, और इट मे बी ए सिंगल डिजिट भी हो सकता है, और ए सिंगल क्या हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। आप करेक्टर डिफाइन कर सकते हो कुछ भी, कोई भी एक एक मिनिमम होना चाहिए, और तो कोई भी एक अल्फाबेट, ए सिंगल डिजिट और ए सिंगल स्पेशल सिंबल। लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है, एनक्लोज्ड एनक्लोज्ड within single inverted commas, and both the inverted commas should point to the left। जैसे कि अगर मैं कोई एक करेक्टर डिफाइन करना चाहता हूं से ए, मैंने एक करेक्टर डिफाइन किया सी कंपाइलर को ए, तो ये ए का तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करेक्टर अगर है तो उसको किसमें लिखना पड़ेगा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। और जो इन्वर्टेड कॉमा होगा ना, वो इस तरीके से होगा, दोनों कॉमा, बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड बी पॉइंट टू द लेफ्ट की तरफ लिखना चाहिए। और अगर मैं ऐसा लिख देता, या फिर दोनों ही इधर, तो वो अलाउबल नहीं। एम आई क्लियर? तो अभी देखो, करेक्टर अगर डिफाइन कर रहा है, करेक्टर डिफाइन कर रहा है और उसमें अगर कोमा नहीं दिया या फिर कोमा गलत दे दिया, तो वो करेक्टर नहीं बुझाएगा, तो ट्रू फॉल्स आ सकता है। आप बड़ा ही ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा आपको। और द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए करेक्टर कांस्टेंट
कैन बी वन करेक्टर। क्या बोल रहा हूँ? द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए करेक्टर कांस्टेंट कैन बी वन करेक्टर, कैन बी वन। तो अगर मैं यहाँ पे एक करेक्टर ऐसे भी लिख दूं ना, इक्वल साइन दे दिया, और इसको अगर मैंने कोमा के अंदर डाल दिया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो ये भी क्या समझाएगा? एक करेक्टर समझाएगा। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ गया? टाइम क्या हुआ? ओके। सो क्या क्या देखे हमने? सी के कॉन्स्टेंट्स देख रहे हैं। कॉन्स्टेंट दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी कॉन्स्टेंट एंड सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। तीन टाइप के प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं, प्राइमरी इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड करेक्टर कांस्टेंट। लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये है कि प्राइमरी कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट हो गया तो उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक करेक्टर होना ही चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, साइन अगर डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव ही है, कोमा ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए, और अलाउबल रेंज जो है वो 32,768 से 32,767 तक है। याद रखना इसको, है ना? 768 तो याद ही रहेगा, अच्छा नंबर बना जाता है। हम्म। और 767, चलो। रियल कांस्टेंट में हमने जो देखा कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, प्लस माइनस होता है, और इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग ई से सेपरेट करते हैं, और दो सेपरेट किए हुए नंबर्स के दोनों साइड के नंबर को हम क्या बोलते हैं? एक लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं मेंटिसा, और बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, है ना भाई? इसका रेंज कितना होता है? -3.4 E38 से +3.4 E38 तक। ठीक है, ओके। फिर हमने करेक्टर समझा। करेक्टर में एक ही अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, लेकिन उसको एनक्लोज रहना चाहिए किसके? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एनक्लोज रहना चाहिए, अदरवाइज करेक्टर माना नहीं जाएगा, एरर दिखाएगा। समझना, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होते हैं, इसमें थोड़ा सा एक कॉमा ना बहुत मायने रखता है। इंग्लिश में लिखो एक कॉमा नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन सी लैंग्वेज में बहुत मायने रखता है, एरर दिखाएगा। तो कंपाइलर को समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हो, तो बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बचता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल को भी डिफाइन कर लेते हैं, है ना? तो वेरिएबल को भी डिफाइन करते हैं भाई। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? जो उसका वैल्यू
चेंज हो सकता है ना। मतलब आप रूम रिजर्व कर रहे हो XYZ के नाम पे, लेकिन उसमें कोई भी जाके रह सकता है उसमें। ठीक है, पकड़ लो। कैसे बताएं, हॉस्टल है हमारा, है ना। अब हॉस्टल का जो रूम है, एक रूम है, उस रूम पे आज आप रहते हो, कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा, ऐसा है। लेकिन हॉस्टल का नाम चेंज नहीं हो रहा है ना। इसी तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे, वो रूम जो होगा उस रूम को उस वेरिएबल, पकड़ लो मैंने कोई एक वेरिएबल इंटीजर एक्स लिख दिया, तो ये एक्स ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे ना वो नंबर्स बदलते रहेंगे। और कांस्टेंट जो होगा वहां पे ये नंबर्स बदल नहीं सकते। तो मेमोरी लोकेशन पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो अगर चेंज हो रहे हैं तो इसको हम लोग वेरिएबल बोल रहे हैं, और कांस्टेंट पे वो का बात नहीं हो रही। अभी आपका वेरिएबल लिखने का रूल्स भी समझ लेते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। Am I clear everyone? तो सी वेरिएबल्स के रूल्स लिखते हैं। देखो हमने देखा कि इंटीजर जो होते हैं तीन टाइप के, क्या बोल रहा हूँ, इंटीजर्स। अरे कहाँ है? हाँ, इंटीजर्स जो है, रूल्स फॉर इंटीजर्स, रूल्स फॉर कांस्टेंट, सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स जो होते हैं ये अलग अलग कांस्टेंट के, जैसे इंटीजर हुआ तो उसके रूल्स अलग, रियल कांस्टेंट हुआ तो उसके रूल्स अलग, और करेक्टर हुआ तो उसके रूल्स अलग। क्या रूल्स है वो हमने समझ लिया है ना। तो इसी तरीके से फ्लोट जो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, उसमें अलग रूल्स नहीं होंगे। आप किसी भी टाइप के लिए वेरिएबल लिख, वेरिएबल को लिखने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। तो रूल्स क्या है लिखने का, रूल्स ये है कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम एक अल्फाबेट से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो लेंथ शुड बी मैक्सिमम 8 अल्फाबेट। तो कुछ कंपाइलर अलाउ करेंगे, बट इट इज सेफर टू स्टिक टू 8 कैरेक्टर। ठीक है, 8 कैरेक्टर तक रखना है। दूसरा है इसमें एक कोई भी एक ए वेरिएबल नेम मैं लिख देता हूँ, ए वेरिएबल नेम, ए वेरिएबल नेम is any combination, any combination of 1 to 8 अल्फाबेट्स, कोई भी 8 अल्फाबेट डिजिट्स और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सबको पता है, तो नीचे वाला है ना, डैश। तो कोई भी वेरिएबल जो होगा उसमें मैक्सिमम 8 कैरेक्टर हो सकते हैं, उसमें डिजिट रह सकता है, अल्फाबेट रह सकता है, अंडरस्कोर रह सकता है, और किसी टाइप का स्पेशल सिंबल अलाउबल नहीं है। द फर्स्ट करेक्टर, द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी, फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। उसके बाद आप नंबर दे दो, सिंबल दे दो, लेकिन फर्स्ट करेक्टर जो है वो अल्फाबेट होना ही चाहिए किसी भी वेरिएबल के नाम पे। और नो कॉमा,
और ब्लैंक आर अलाउड, है ना। नो स्पेशल सिंबल्स, नो स्पेशल सिंबल्स other than underscore. आर अलाउड। तो सिर्फ अंडरस्कोर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल अगर लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो SI_INT इस तरीके से, या फिर कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, XYZ_1 लिख सकता हूँ, I_2 हो सकता है, कुछ भी, मीनिंग नहीं चाहिए, लेकिन उसमें पहला करेक्टर जो है वो अल्फाबेट होना चाहिए, और सिंबल अंडरस्कोर से ज्यादा हम यूज नहीं कर पाएंगे, और नंबर डिजिट हो, या फिर आपका क्या कहते हैं इसको, अल्फाबेट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम लेंथ जो है वो 8 करेक्टर तक रखना सेफर है, 8 से ज्यादा हम नहीं। एम आई क्लियर? अब बात है कि ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया, ये जो कांस्टेंट हमने डिफाइन किया, कांस्टेंट में हमने इंटीजर देखा, रियल या फिर रियल टाइप का इंटीजर देखा, है ना, करेक्टर देखा, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट और वेरिएबल से मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो सी कंपाइलर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, देखो ये रहा मेरा सी कंपाइलर का मेमोरी, ठीक है। अब ये जो बताया था मैंने, तो अगर ये मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी को हमने क्या बोला, आप कोई भी पकड़ लो, एक होटल का हॉस्टल का रूम पकड़ लो, तो इसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं, है ना, अलग अलग रूम नंबर्स हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका मेमोरी मैप जो है वो कितने बीट का मेमोरी है ना, 8 बीट का है, 16 बीट का है। तो पकड़ लो, मैं 8 बीट बनाता हूँ, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये एक 8 बिट मेमोरी है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 8 बिट हो गए। अब मैं जब लिख रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पकड़ लो, जैसे लिखे थे SI_IN। जब मैंने ये SI_INT लिखा, इसका मतलब उस मेमोरी लोकेशन पे कहीं पे कोई एक रूम इसने बुक कर लिया, किसके नाम पे, ये SI_INT के नाम, ये वाला बुक हो गया, SI_। अब इसका वैल्यू जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन SI_INT कोई भी वैल्यू ले सकता है, और वो वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी नंबर हो सकता है ना, वो कोई कैरेक्टर हो सकता है, वो कोई SI_INT यहाँ पे आके कोई कैरेक्टर भी रह सकता है, कोई फ्लोट, क्या कहते हैं इसको, रियल नंबर भी रह सकता है, कोई इंटीजर भी रह सकता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन रहने आने वाला है भाई, है ना। उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को पहले डिफाइन करेंगे कि ये वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है। ये वेरिएबल अगर मुझको इंटीजर रखना है, तो मैं यहाँ पे इससे पहले लगा दूंगा IN। तो जब मैं लिखूंगा INT SI_INT, या फिर मैं कोमा देके मैं लिख सकता हूँ
INT x, तो ये एक तो हो जाएगा, ये वाला SI_INT के नाम पे लिख लिया। एक उसने एक रूम रख लिया किसके नाम पे, x के नाम पे। अब ये x का कुछ वैल्यू मैं दे सकता हूँ प्रोग्राम पे, SI_INT का कुछ वैल्यू हो सकता है ना। लेकिन जब मैंने INT क्लियर कर दिया पहले, इसका मतलब यहाँ पे ना इस रूम पे कोई भी फ्लोट नहीं रह सकता है। डेसिमल वाला रियल नंबर्स यहाँ पे नहीं रह सकता, यहाँ पे हमेशा इंटीजर ही रहेगा, इसमें हमेशा इंटीजर ही रहेगा। अगर आप इसमें रियल नंबर डाल भी दोगे तो वो डेसिमल को डिस्कार्ड कर देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया ये INT मतलब इंटीजर है, एक्स एक इंटीजर है, SI_INT एक इंटीजर है। अगर मुझको यहाँ पे रियल नंबर रखना चाहिए था ना, पकड़ लो मुझको 1.25 यहाँ पे स्टोर करना था इस मेमोरी लोकेशन पे, तो मुझको इसको डिफाइन करना चाहिए था इस टाइप से कि फ्लोट, क्या डिफाइन करना चाहिए, FLOAT, फ्लोट SI_INT। अगर मैं लिखता कि फ्लोट SI_INT, तो ये SI_INT में ये अलाउ करता है कि 1.25 अलाउ करता। अगर मैं लिखता कि फ्लोट x, तो इस x में ना 1.25 अलाउ करता, मैं रखता है 1.25, मैं जब निकालता तो 1.25 मिलता मुझको। लेकिन अगर मैं INT लिख के इसमें 1.25 डालूंगा तो वो डेसिमल पार्ट को रिजेक्ट कर देगा और सिर्फ 1 को ही स्टोर करके रखेगा। समझ में आया बात। सिमिलरली अगर मुझको यहाँ पे कुछ करेक्टर रखता है, ये करेक्टर तो अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं इंटीजर लिख रहा हूँ तो इंटीजर वैल्यू देना है, फ्लोट लिख रहा हूँ तो रियल वैल्यू देना है। और अगर मुझको करेक्टर यहाँ पे स्टोर करना है, करेक्टर को बैठाना है इसमें, तो मैं लिखूंगा CHAR। क्या लिखूंगा, CHAR। तो पकड़ लो CHAR, मैंने लिखा कोड, तो वो कोड नाम से एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर लेगी। ये वाला भाई कोड है। तो जब कभी भी ना कोड का वैल्यू कुछ आप डालोगे अपने प्रोग्राम में, और डालने का तरीका क्या होगा, ऐसा इन्वर्टेड कोमा होगा, ऐसा इन्वर्टेड कोमा होगा, तो वो जो कोड रूम पे जाके स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा एक करेक्टर को ही स्टोर करेगा। ठीक है, वहां पे आप इंटीजर नहीं डाल सकते हो, वहां पे रियल नंबर अलाउड नहीं है। वो क्या करेगा, करेक्टर को स्टोर करेगा। एम आई क्लियर एवरीवन। तो ये 3 टाइप की चीजें हमको ध्यान में रखनी है। एक होता है हमारा इंटीजर वैल्यू, एक होता है फ्लोट वैल्यू या फिर रियल वैल्यू, और एक होता है करेक्टर। करेक्टर मतलब ABCD, है ना, कोई भी करेक्टर हो सकता है, कोई भी सिंबल भी एक करेक्टर हो सकता है, कुछ भी। फ्लोट मतलब रियल नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। अगर आपने डिफाइन किया हुआ है वेरिएबल, डिफाइन किया हुआ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को मैंने डिफाइन किया से इंटीजर, मैंने लिखा इंटीजर x। और प्रोग्राम जब लिखेंगे देखेंगे, प्रोग्राम में लिख दिया x इक्वल टू 1.25, तो फाइनल जब मैं पकड़ लो मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ और वहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x समथिंग, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर रखा है। तो जब कभी भी हम प्रोग्राम पे इस टाइप से सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, विदाउट डिक्लेरेशन कोई भी चीज आपका सी कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम के स्टार्टिंग पे ये सब डिक्लेयर कर देना पड़ेगा, हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल का नाम जो भी हो XYZ, उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, वेदर इट इज INT, वेदर इट इज फ्लोट, और वेदर इट इज करेक्टर। INT लिखने से इंटीजर समझ में आएगा, फ्लोट लिखने से रियल समझ में आएगा, और करेक्टर लिखने से कोई भी करेक्टर समझ में आएगा। तो यही था मेरा सी वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल भी बढ़िया से समझ में आ गया, कांस्टेंट भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। अब बचा क्या, बचा मेरा कीवर्ड्स। ठीक है, सी कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं भाई।
ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स तो कुछ भी हो सकता है। सी कीवर्ड्स, सी कंपाइलर का कीवर्ड्स क्या है? तो कीवर्ड्स जो होते हैं ना, वो कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो सी कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, एंड दिस कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। क्या बोला मैंने? कीवर्ड्स are the words which has already been explained in C compiler। तो सी कंपाइलर में ऑलरेडी ये कीवर्ड्स क्या है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलरेडी ये सारे यूज कर लिया है। These keywords, the keywords cannot be used as variables। तो वो कीवर्ड्स जो है ना, वो हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते जब वेरिएबल नेम्स। क्योंकि अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, सी कंपाइलर को पकड़ लो, कोई एक कीवर्ड है, कोई एक कीवर्ड है, पकड़ लो आपका कैरेक्टर, जैसे हमने अभी अभी डिफाइन किया था कैरेक्टर, है ना? यहाँ पे लिखा था ना कैरेक्टर, CHAR। तो ये तो कैरेक्टर तो ऑलरेडी सी कंपाइलर को पता है। जब मैं लिखता हूँ किसी भी जगह पे CHAR, तो इसको पता है कि ये कैरेक्टर का मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल, ये टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइन कर रहा है। तो मैं अगर लिखा हूं कि कैरेक्टर एक्स, तो वो समझ रहा है कि क्या करना है मुझको, कि मुझको एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करना है फॉर कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल, जिसका नाम एक्स होगा। और प्रोग्राम में मैं कहीं पे भी एक्स इक्वल टू कुछ लिखना चाहता हूं, तो मुझको करेक्टर ही लिखना है, वहां पे करेक्टर कांस्टेंट लिखना है। अब मैं अगर यहाँ पे फिर लिख दूं कि इंटीजर CHAR, तो सी कंपाइलर वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये जो करेक्टर लिखा है, क्या ये वही है कि कुछ दूसरा है। तो इसीलिए सी एरर दिखाएगा। इसलिए दिस इज नॉट अलाउड। जो कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड्स हम लोग वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। एम आई क्लियर? So the keywords cannot be used as variables। समझ में आया भाई? So तो हमने देखा कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो किस टाइप के वर्ड्स है? दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स। हम क्या बोल सकते हैं कीवर्ड्स को? दीज आर रिजर्व्ड words। These are reserved for the C compiler and we cannot use as variables, है ना? However, there are some C compilers which can allow you to do so, but it is safer to not use these keywords as your variables. And one interesting thing is that there are there are only
32 कितना है? ओनली 32 keywords. Only 32 keywords defined in. तो सी कंपाइलर में सिर्फ 32 कीवर्ड्स डिफाइन किया हुआ है। तो वो 32 कीवर्ड्स हमको जानने चाहिए और उनको हम लोग अपने वेरिएबल की तरह यूज नहीं करेंगे। और उनका मीनिंग क्या है, वो सारे मीनिंग अभी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स को लिख देता हूं मैं नाम, क्योंकि आप लोगों को अगर एमसीक्यू उसमें कोई पूछ दिया कि ये क्या है, तो कौन सा कीवर्ड है नहीं है, तो आपको पता चले। ओनली 32 आर देयर। जैसे जैसे कि ऑटो, ब्रेक एक कीवर्ड है, केस एक कीवर्ड है, CHAR करेक्टर कीवर्ड है, कांस्टेंट CONST कांस्टेंट करेक्टर है, कंटिन्यू कंटिन्यू करेक्टर है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट करेक्टर है, डू करेक्टर है, सॉरी क्या कह रहा हूँ, कीवर्ड है, डबल डबल एक कीवर्ड है, एल्स यूज करेंगे हम लोग, एनम इसे होगा, एक्सटर्न EXTERN एक्सटर्न, एफ से आएगा फ्लोट, F फॉर फार, F फॉर, ये सारे कीवर्ड्स है। G से आएगा गो टू। तो अल्फाबेटिकली आप अगर देख लो तो बहुत आसानी होगी आपको याद रखने में। G से सिर्फ एक है, गो टू। I से है इफ, I से है INT इंटीजर, तो I से दो है, इफ जो लॉजिकली यूज करेंगे, INT इंटीजर डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे, लॉन्ग LONG लॉन्ग, N से है नियर, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, स्टैटिक, स्ट्रक, स्ट्रक्चर के लिए STRUCT स्ट्रक, स्विच स्विच। तो ये हो गए, एस तक हो गया। उसके बाद लिखते हैं टी से है टाइप, डिफॉल्ट TYP, टाइप BEF, टाइप इफ, यूनियन, अनसाइन अनसाइन, वॉइड और वाइड। ये 32 कीवर्ड्स सी कंपाइलर को पता है। ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो है उनका कुछ एक मीनिंग है जो सी कंपाइलर को समझ में आता है। जब आप लिखते हो, जैसे आप लिखोगे डू व्हाइल, हाँ, इफ एल्स, आप लिखोगे INT XYZ, आप लिखोगे CHR XYZ, आप लिखोगे फ्लोट XYZ, तो इसको समझ में आएगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। फिर आप डबल डिफाइन कर सकते हो, डबल इंटीजर, है ना। ये लॉजिकल स्टेटमेंट पे देखो, लॉजिकली इफ एल्स यूज करेंगे, हाँ, डू व्हाइल यूज करेंगे लॉजिकल में, वॉइड एक कीवर्ड है, ये वॉइड है। और वॉइड का मतलब क्या होता है कि खाली, है ना, वॉइड। तो ये सारे कीवर्ड से, ब्रेक, कहीं पे भी ब्रेक लगाएगा लॉजिक में, लूप में,
ओके एवरीवन, सो हमने बहुत बढ़िया से सारे कीवर्ड्स डिफाइन कर लिए, कांस्टेंट डिफाइन कर लिए, वेरिएबल समझ गए, उनके रूल समझ गए। तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट आएगा हमारा सी का इंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका। क्या क्या टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होगा, आईओ इंस्ट्रक्शन होगा, इनपुट आउटपुट, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होगा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होगा। तो इंस्ट्रक्शन चार टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है इनपुट आउटपुट, एक होता है एरिथमेटिक और एक होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये सारे इंस्ट्रक्शन अभी अभी इन सारे कीवर्ड्स को यूज करके, इन सारे वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज करके ना हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और देखेंगे कि उसका क्या मीनिंग निकलता है और किस टाइप से इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। कि एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाता है। डिक्लेरेशन मतलब हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा चीज क्या है। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा ना, INT एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो। तो डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं भाई। तो फ्लोट से एक्स, इसका मतलब मैं कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, ये सारे आपके एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आएंगे, है ना। और क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और होते हैं जैसे आपके आईओ इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग स्कैन एफ, प्रिंट एफ लिखते हैं कि इनपुट स्कैन करो या फिर प्रिंट करो, है ना। स्कैन मतलब इनपुट, प्रिंट मतलब आउटपुट। तो ये इनपुट आउटपुट क्या कहते हैं इसको, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जैसे ब्रेक, एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, गो टू, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। तो इस टाइप के चार इंस्ट्रक्शंस होंगे, चार टाइप के इंस्ट्रक्शंस होंगे और फिर हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो फर्स्ट प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लिखेंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम को लिखने का तरीका क्या होता है। सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये सारे MCQs भी आएंगे और आपके आपको छोटा छोटा प्रोग्राम लिख के देगा। तो आपको बताना होगा कि इसका आउटपुट क्या निकल रहा है। एक छोटा प्रोग्राम लिखा हुआ होगा एंड यू हैव टू राइट व्हिच इज द आउटपुट। ठीक है, या फिर एरर, कहाँ पे कौन सा एरर है, वो एरर है एक ही नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना आ सकता है। ओके एवरीवन, सो अगर मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको अगर इस टाइप के और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट पे बताओ किस चीज का वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है। कमेंट और लाइक नहीं मिलता है ना तो मन बड़ा दुखी होता है कि इतना मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते हैं और कोई बंदा कमेंट करने में इतना कंजूसी करता है, एक लाइक देने में इतना कंजूसी करता है। समझ में नहीं आता है। सही में बता रहे हैं, जितने सारे एडुकेटर्स है ना आज के मार्केट पे, बहुत सारे, लाखों लोग, मैं बोलूंगा हर एक एडुकेटर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है कि खुद कुछ एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सके। और लोग आजकल क्या हुआ है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बारे में मैं बताऊंगा, ये बहुत ही दुख लगने वाली बात है और शायद से ये बोलना सही होगा नहीं होगा पता नहीं, बट मुझको ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आए हैं, आ गए हैं कि चलो ठीक है, मैंने मैंने सुना है, बहुत लोगों से सुना है कि यार नहीं, मुझको तो मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ यूट्यूब से देख लिया। यार वो जो यूट्यूब से देखा ना, वो यूट्यूब में कंटेंट डालने के लिए जो एजुकेटर्स बैठे हुए हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं से भी, किसी भी चैनल से, सिर्फ मेरा नहीं है, कोई भी चैनल हो, किसी भी टीचर हो, अगर आपको उसके कोई भी एक वीडियो से भी अगर 1% का भी बेनिफिट होता है तो आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। उसको एक छोटा सा कमेंट कर देने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, उसको एक छोटा सा लाइक दे देने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, या फिर आपका बहुत कुछ जाएगा नहीं है। आपको इतना सारा चीज मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो आपको यूट्यूब में एक कमेंट, एक लाइक, सब्सक्राइब ये देने में कम से कम कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग ये समझते हैं ना कि नहीं मैंने तो यूट्यूब से
कोचिंग देख देख के मैंने सीख लिया, ये तो मैंने सीखा है, मैंने किसी कोचिंग से या कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं किया। तो गलत सोच है आपकी, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग ही हैं जो यूट्यूब में कंटेंट आपको दे रहे हैं, और उन्हीं टीचर्स के वजह से आप खुद से प्रिपरेशन कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप किताब खोल के, हमारे जमाने में जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, किताब खोल के और लाइन बाय लाइन किताब से पढ़ के आप नहीं बन पाओगे। आपको मीडिया की जरूरत पड़ रही है। आपके पास फ्री में मेंटर्स है, आपके पास फ्री में कंटेंट है, और वो कंटेंट बनाने वाला कोई ना कोई एक टीचर है। तो उस टीचर को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जहां से भी जब कभी भी किसी भी चैनल से आप कुछ सीखते हो, तो वहां पे उसका ग्रेटिट्यूड अदा करना जरूरी है। ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।